Hello student and welcome to the 32 lecture for class 10th mathematics nurture, and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. And as you know that we have covered till now 4 chapters from class 10th NCERT book, and now we are in position to start a new chapter, and the most important one also. It has got the weightage in board exam too. And let me get you straightforward clear that the syllabus which is coming in current board session, okay, that may be reduced, but you have to practice the chapter incomplete. Getting it? It is not because that I want you to give you some more extra homework, but it is because some of you are going to take the mathematics or biology or commerce in the class 11th and 12th grade. So at that time, basically you are going to use the concepts of class 10th mathematics which is present in the current NCERT book. अगर आपने वो नहीं पढ़ा और आप क्लास 11 में पहुंच गए और आपको वो नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ उस टाइम वी डोंट हैव मच टाइम to spend on learning the concept of the previous class. Getting it? So again and again in every lecture I am telling you कि जो बोर्ड ने रिड्यूस किया है, जैसा भी कुछ किया है, we are not debating that, लेकिन हम तो ऐसा मान के चलेंगे कि हमें तो पूरा पढ़ना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहले नवंबर दिसंबर या जनवरी तक भी हम अपने सिलेबस को फिर कन्फाइन कर देंगे और फिर जनवरी या दिसंबर से हम वही पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है ना. जब रिवीजन क्लास लेंगे या टेस्ट लेंगे तो ड्यूरिंग द टेस्ट ऑल्सो, ड्यूरिंग द प्री बोर्ड ऑल्सो, आफ्टर दिसंबर, है ना, ड्यूरिंग द दिसंबर से आप समझ लो कि उस टेस्ट या प्री बोर्ड्स के अंदर भी वही सिलेबस दिया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम ने रिकमेंड किया है. लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम तो क्या करेंगे, पूरा टेस्ट भी लेंगे, पूरा सिलेबस भी देंगे, ताकि इन जनरल क्लास 10th के बाद आप ये ना कह सको कि हमने पढ़ा नहीं था कुछ. आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज ना हो, आप किसी के सामने ऐसा बोल ना सको. आप कह सको भले हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन हाँ हमें पढ़ा हुआ है, हाँ हमें आता है कोफिशिएंट का रिलेशन पॉलिनॉमियल के अंदर, हाँ हमें आता है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, हाँ हमें वर्ड प्रॉब्लम आती है, हाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, हाँ हमने रियल नंबर के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके, हैविंग सेड दैट कि अब जो नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई ऑलरेडी टेल यू, ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी के अंदर, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है. और थ्योरी के नाम पे इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है जिसे अपन कहें ना कि ये थ्योरी है. वैसा तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे कि सर हम हर चैप्टर की थ्योरी में ही 2-3 लेक्चर जिसे कहते हैं यूज़ करते थे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर थ्योरी के नाम पे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो शायद एक ही क्लास में थ्योरी ख़त्म हो जाए. ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास रहेंगी वो हम स्पेंड करेंगे इसके क्वेश्चंस करने में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने पे. देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये जो चैप्टर है ये मोर और लेस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है. इसके अंदर ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आती हैं, और वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत ही मतलब समझ ली आइडेंटिफेबल होती हैं. आपको ये पता चल जाता है कि ये एपी की प्रॉब्लम है. और 11th क्लास के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये जस्ट बेसिक है, जस्ट इंट्रोडक्शन है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, कि एपी किसे कहते हैं, इसके बाद जीपी आता है, फिर एचपी आता है, फिर एपी जीपी का कॉम्बिनेशन आता है, फिर सम स्पेशल टाइप सीरीज आती है. बहुत बड़ा चैप्टर है इट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन अगर 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर 10th क्लास पर्सपेक्टिव. अब पहली चीज़ तो ये समझ में आना चाहिए कि हम जब एपी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली एपी प्रोग्रेशन जो होता है, प्रोग्रेशन से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं. जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़. अब एपी भी एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है. जैसे कि अगर मैंने एक टर्म लिखी, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस लिखा 2, 4, 6, 8. अब आप नोटिस करोगे कि ये सीक्वेंस है. क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा. मैंने एक लिखा 3, 9, 27, 81, ठीक है, एंड 243 लाइक दिस. ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक सीक्वेंस है. मैंने लिखा 1/2 एंड 1/5 एंड 1/8 एंड 1/11 एंड 1/14 लाइक दिस. तो ये भी एक सीक्वेंस है. ठीक है, ये सारे क्या है, एक सीक्वेंस है. लेकिन इन सारे सीक्वेंस के अंदर एक कॉमन डिफरेंशिएटिंग जिसे कह सकते हैं डेफिनेशन है जो इन तीनों सीक्वेंस को अलग अलग कर रही है.
जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी कोई भी आप दो टर्म ले लें लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कोई भी दो टर्म हो और कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं 4 और 6, 4 और 8 उठा लो, 4 और 6 उठा लो या 4 और 2 उठा लो। इन दोनों का जो एक साइड से डिफरेंस है, यानी अगर आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हो तो हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट ही करो। यानी अगर आपने 4 माइनस 2 किया तो हमेशा 8 माइनस 6 करोगे, 6 माइनस 4 करोगे। और अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हो यानी 2 माइनस 4 कर रहे हो तो इधर भी 4 माइनस 6 करोगे, फिर इधर भी 6 माइनस 8 करोगे। यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इन ऑर्डर वो यहाँ पे कांस्टेंट है इस सीरीज के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर। जो सेकंड सीरीज आपको नजर आ रही है ये और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। इसके अंदर पैटर्न क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर आप देखोगे कि हर टर्म जो नेक्स्ट टर्म है, या आप ये कह सकते हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट है ना। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो कांस्टेंट है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रेशो। यानी अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 3, 27 को 9 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 3, 81 को 27 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, कितना आएगा। आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है क्या, 27, हाँ 81 ही 3 आता है, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो आप नोटिस करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो थर्ड सीक्वेंस है ये स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस है। इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इस टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूँ, है ना, रेसिप्रोकल यानी 1/2 है, 1/5 है, 1/8 है, 1/11 है, 1/14 है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूँ यानी 2, 5, 8, 11 और 14, तो अगेन ये सीरीज इस सीरीज से जाके मैच कर जाएगी। यानी ये फर्स्ट वाली सीरीज का क्या है, रेसिप्रोकल है, लेकिन क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है हमेशा। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो टर्म्स होती हैं हमारे पास, ये जो एक्चुअली में जो हमारे पास टर्म होती हैं जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो हमेशा एक डिफरेंस जो कांस्टेंट आता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर हमेशा कांस्टेंट आता है तो ऐसी सीरीज को या ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी कहा जाता है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर या एपी के अंदर या फिर नॉर्मल सीरीज के अंदर भी अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने सीरीज ली थी फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, लाइक इट्स कीप्स ऑन गोइंग। तो इट्स कीप्स ऑन गोइंग का क्या मतलब है कि ये सीरीज कहाँ पे जाके एंड कर रही है, इन्फिनाइट पे जाके एंड कर रही है। बात समझ रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये सीरीज की जो लास्ट टर्म क्या होगी तो आप बोलोगे अनडिफाइंड है, सर ये तो बहुत दूर तक जा रही है, ठीक है ना। तो एपी के अंदर जनरली हम लास्ट टर्म बता नहीं पाते हैं, लेकिन फिर अगर लास्ट टर्म नहीं बता पाते तो एक nth टर्म करके कंसेप्ट आता है। कौन सा टर्म का कंसेप्ट, nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब होता है, चलो हम ठीक है इन्फिनाइट वाली टर्म है, लास्ट टर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन इन जनरल कोई टर्म तो बता सकते हैं। जैसे कि nth टर्म का मतलब हो गया जैसे फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर ये थर्ड टर्म। तो इस तरह करते चले जाओ तो एक nth टर्म ले लो। अब n की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 3 रखी तो थर्ड टर्म आ जाएगी। बात समझ रहे हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस करें सीरीज के अंदर, अगर मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो आपको बाद बताऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसकी nth टर्म रिप्रेजेंटेड बाय 2n एंड +1 सपोज करो, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि ये जो आपके पास मैंने सीक्वेंस लिखी है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, व्हाई इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस इज कांस्टेंट, इट इज कमिंग आउट टू बी 2। तो इस सीरीज की या इस सीक्वेंस की nth टर्म 2n+1 लिखी जाएगी। तो एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा बेटा अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो ना तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी A1, यानी आपकी n की वैल्यू 1 रखी है तो 2 × 1 + 1, तो ये मिल रही है थर्ड टर्म 3 आ रही है, ठीक है। इसी तरह a की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी सॉरी n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। देखिए समझ में आ रहा है आपको, 5 आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप फोर्थ टर्म निकालें तो A4 के लिए n की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 2 4 = 8 + 1 ये कितना आ रहा है 9। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 50th टर्म निकाल के दिखाई, ऐसे यहाँ पे कहीं 50th टर्म होगी यहाँ पे, तो A50 कितना हो जाएगा 2 × 50 + 1 दैट इज 101। तो कहीं यहाँ पे कोई 50th टर्म होगी जिसमें लिखा जाएगा 101। तो ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है या जनरल टर्म का एक नोटेशन होता है, इसके अंदर ये समझना होता है जो n होता है इट इज लाइक सम कांस्टेंट, यानी आप उस n को चेंज, सॉरी इट इज लाइक सम वेरिएबल, उस n को आप चेंज कर सकते हो, है ना। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप n की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो,
वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एन का जनरल फंडा समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने मुझे ला के एक सीरीज का एनएट टर्म का फॉर्मूला दे दिया। उसने बोला सर एक एनएट टर्म होती है, इसमें एन स्क्वायर प्लस वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है अपन निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म निकाली तो एन की वैल्यू वन रखी तो टू आ जाएगी। वन का स्क्वायर प्लस वन तो कितना आ रहा है, वन प्लस वन टू। इसी तरह एन की वैल्यू टू रखी तो टू का स्क्वायर प्लस वन कितना आ रहा है, टू का स्क्वायर इट इज़ फोर प्लस वन फाइव आ रहा है। फिर एन की वैल्यू थ्री रखी तो थ्री का स्क्वायर प्लस वन कितना आ रहा है, थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन प्लस वन टेन आ रहा है। फिर एन की वैल्यू फोर रखी तो फोर का स्क्वायर प्लस वन कितना आ रहा है, सेवनटीन आ रहा है, एंड इट्स कीप्स ऑन गोइंग। अब आप नोटिस करो कि मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट, क्या इज दिस एन एपी, इज दिस एन एपी? तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नो सर, इट इज़ नॉट एन एपी। बिल्कुल क्लियर है, एज इट इज़ है ना, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये क्यों एपी नहीं है? बिकॉज द कॉन्जिक्यूटिव टर्म डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट। बिकॉज द कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो आप, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, उसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। जैसे कि मैंने अगर टू और फाइव उठाया तो टू और फाइव का डिफरेंस यानी फाइव माइनस टू कितना आ रहा है, थ्री। और इसी तरह टेन और सेवनटीन उठाया तो टेन माइनस सेवनटीन माइनस टेन कितना आ रहा है, टेन, सॉरी सेवन। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या नहीं है, ये एपी नहीं है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्लियर समझ में आनी चाहिए। लेकिन एनएथ टर्म एपी से रिलेटेड नहीं होता है। एनएथ टर्म तो किसी की भी सीक्वेंस का एनएथ टर्म हो सकता है ना। एनएथ टर्म तो किसी भी सीक्वेंस का एनएथ टर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक क्वेश्चन में दिया आपसे, मैंने आपसे बोला कि राइट फर्स्ट 5 terms of sequence, write first 5 terms of sequence whose nth term is given by a n। ये a n का जनरल नोटेशन हो गया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस वन टू द पावर n टाइम्स n। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। जब ए एन आपको ये गिवन है 1 प्लस माइनस वन टू दी पावर n टाइम्स n, तो आप यहाँ से a1 निकालने की कोशिश करें तो a1 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आपको 1 रखनी है बस, 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये माइनस वन आएगा, और टाइम्स 1 तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह a2 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखनी है तो ये प्लस 1 आ जाएगा इंटू 2 दैट इज़ 4। a की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 1 माइनस वन इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, 0। भाई माइनस वन टू दी पावर 3 कितना होता है, माइनस वन दी पावर 3 माइनस वन ही होता है, ठीक है ना। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस वन टाइम्स 4 दैट इज़ 8। तो आप एक सीक्वेंस समझ में आ रही होगी, देखो क्या आ रही है, पहली टर्म 0, फिर सेकेंड टर्म 4, फिर थर्ड टर्म 0, ठीक है ना, फिर फोर्थ टर्म 8। चलो फिफ्थ टर्म भी निकाल लेते हैं एक बार। फिफ्थ टर्म वापस से 0 आनी चाहिए, है ना, 1 माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। और सिक्स टर्म भी निकाल लो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो 1 प्लस वन इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो अब आपको एक हो ये पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पैटर्न भी क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये होगा 0 और ये होगा 12, फिर इस तरह से चलती चली जाएगी। तो अगेन आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे ना तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी एपी नहीं है, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ -8 आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, तो ये नॉट एन एपी। लेकिन एक सीक्वेंस तो है ना, एक काइंड ऑफ सीरीज है। ये सब तो हम चीज़ें बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप की सीरीज है, 11th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है ना, एपी नहीं है, उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जब अगर हम आप फॉर्मली स्टार्ट करें कि एपी कहते किसे हैं, तो एपी इज ए सीक्वेंस और एपी इज ए सीरीज इन विच द कॉन्जिक्यूटिव टर्म डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस उसमें कांस्टेंट होता है। एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज ए नंबर सीक्वेंस ऑफ ए नंबर इन विच वी गेट टर्म बाय एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी जैसे 2 में +2 ऐड करो तो 4, 4 में +2 ऐड करो तो 6, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 2 ही आ रहा है। इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो डिफरेंस हमारे पास निकल के आया है, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म डिफरेंस, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म डिफरेंस को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
और ये कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिफरेंस तो दो टर्म्स का होता है और वो भी कॉमन है, यानी हर जगह टू 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 आ रहा है। तो इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, ठीक है ना। जनरल नोटेशन डी से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। अच्छा, इसके बाद जो आपको समझ में आना चाहिए कि हर जो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, हर नंबर को अपन एक टर्म कहते हैं, है ना। जैसे 2 एक टर्म है, 4 एक सेकंड टर्म है, 6 एक थर्ड टर्म है, ठीक है ना, और 12 इसकी सिक्स्थ टर्म है, लाइक दिस। तो इस तरह से टर्म्स कहलाती हैं, ठीक है ना। द फिक्स नंबर या द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें अगर पॉजिटिव है तो ये तो सीरीज वाली पॉजिटिव हो गई। अगर नेगेटिव होगा तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैंने लिखा 10, 7, 4, 1, -2। अगर आप नोटिस करें इन टर्म्स के अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, जैसे 4 और 7 ले लो, तो सेकंड -1 कितना होगा? 4 - 7, ये कितना आ रहा है? -3। यानी कॉमन डिफरेंस इस AP का कितना है? -3। नेगेटिव आ रहा है। जैसे इसको ले लो 1 और -2, तो -2 - 1 कितना आ रहा है? -3। बात समझ रहे हैं? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है। अगर ये नेगेटिव है तब भी चलेगा, वो रिड्यूसिंग AP बन जाएगी। यानी हर टर्म, हर बाद वाली टर्म पहली टर्म से क्या हो रही है? रिड्यूस होती चली जा रही है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग AP बन जाएगी। यानी हर बाद वाली टर्म पहली टर्म से क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है। अब कोई सवाल कर सकता है जीरो कैसे हो सकता है सर? अगर जीरो होगा तो सारी टर्म क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। यानी अगर मैंने बोला कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जीरो है तो जैसे सीरीज ये लिखी गई है तो सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी? 2 2 2 2 2। ये भी एक काइंड ऑफ सीक्वेंस है जिसका ये AP है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? जीरो है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ समझ में पहली चीज़ तो आनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसी बेस में अगर मैं AP का एक पैटर्न आपके सामने रखूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये पता है कि मैंने पहली टर्म को सपोज बोला A, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी A, ठीक है। अब पहली टर्म को A बोला एंड कॉमन डिफरेंस जो है इस AP का सपोज करो वो है D, ठीक है। अगर मैंने पहली टर्म को A बोल दिया और कॉमन डिफरेंस को D बोला, ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो इसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी? चलो इसको अपन थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं ताकि क्लियरिटी और रहे। जैसे कि ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई है। तो सेकंड टर्म इसमें D ऐड करके आएगा, है ना। तो सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे? सेकंड टर्म लिखेंगे अपन इसमें D ऐड करके। तो मैंने इसमें D ऐड किया तो ये A+D आ गया। तो इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना हो गया? D हो गया। इसी तरह थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे? थर्ड टर्म इसमें एक और D ऐड करके लिखेंगे। तो इसमें एक और D ऐड किया तो A+D+D, तो ये कितना हो जाएगा? A+2D। बात समझ रहे हैं? यानी इसमें फर्स्ट टर्म में अगर मैंने D ऐड किया तो सेकंड टर्म में लिए, इसमें D ऐड करूंगा, सेकंड टर्म में D ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस है ना। तो इसमें क्या मिलेगा मुझे? A+2D मिल जाएगा, D+D 2D हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट टर्म आपने 2 ली है और जैसे सपोज को फर्स्ट टर्म 2 लिया, कॉमन डिफरेंस आपने 3 लिया है, तो 2 + 3 कितना आ रहा है? 5। फिर इस 5 में मैं 3 ऐड करूंगा ना कॉमन डिफरेंस, तो वो कितना आ जाएगा? 8। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह फोर्थ टर्म देखें, अगर अपन फोर्थ टर्म निकालें, फोर्थ टर्म, तो ये इसमें कितना ऐड करेंगे? इस वाली टर्म में D और ऐड करेंगे तो A+3D हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ टर्म निकालें, फिर इस वाली टर्म में मैं एक बार D और ऐड करूंगा तो A+4D हो जाएगा। फिर इस तरह चलते 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 nth टर्म पे आ जाए, nth टर्म, है ना, nth टर्म। तो वो कैसे निकालेंगे? इस तरह n बार अपन D को ऐड करेंगे ना, तो वो चीज़ समझने की है यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट टर्म के अंदर D ऐड करना है? नहीं करना है। तो अगर मैंने फर्स्ट टर्म n की वैल्यू अगर 1 ली होती तो 1 - 1 क्या हो जाता? 1 - 1 क्या हो जाता? 0 हो जाता, है ना। अगर मैंने इसको ऐसे भी लिख दूं, यानी अगर आप नोटिस करें इस n को मैंने n की जगह मैंने 1 लिखा होता, सपोज करो 1 - 1 कितना होता? 0। 0 × D कितना आ रहा है? ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 + A कितना होता है? A ही हो जाता है। ये वाला जो 1 है ना, ये मैं टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं कौन सी टर्म निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप नोटिस करें कि ये सेकंड टर्म है स्टूडेंट, तो सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो A+2 - 1 टाइम्स D लिख सकते हैं, तो भी यही आ रहा है। फिर ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म की जगह A+3 - 1 × D। फिर ये फोर्थ टर्म है तो A+4 - 1 × D। ये मैं आपको एक जनरल पैटर्न बना के सिखा रहा हूँ
ये कैसे आ रहा है वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है तो 1 - 1 × 0 मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया अपने एक्सपीरियंस से। अब मैंने आपको इस बेसिस पे आपको बोला कि इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो, है ना। तो इसी तरह देखो फिफ्थ टर्म कैसे आ जाएगी, a + 5 - 1 × d। तो अगर अपन nth टर्म को सोचें तो nth टर्म क्या आ जाएगी, a + n - 1 × d। तो अगर AP की nth टर्म का फॉर्मूला आप लिखो तो an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला होता है AP के, कौन सा, nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, पहली बात तो कोई सीक्वेंस है या नहीं है, ये अलग टर्म होता है ये डिफाइन करने का, है ना, कि कोई टर्म सीरीज है या नहीं, एपी है या नहीं है। वो तो आप देखो कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो निकल गया कांस्टेंट है तो nth टर्म यानी कोई सी भी टर्म लिखने के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर मैंने इस सीरीज 2, 5, 8, इसका ए क्या है, इसका ए है 2 और इसका डी है 3। तो इसके अंदर अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मैंने an लिखा और बोला कि सर 2 + n - 1 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3n - 3, तो ये आ जाएगा 3n - 1। तो ये an का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें a3 की वैल्यू क्या होगी, यानी थर्ड टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर a3 = 3 3 9 - 1 8, जो थर्ड टर्म आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें 11th टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर a11 = n की जगह 11 रखेंगे, डेट इज 32 आ जाएगी। तो ये क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है nth टर्म का, ये nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है an = a + n - 1 × d। ये आपको याद करना है, ये पहला हमने फॉर्मूला आज सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर पढ़ा, एपी के अंदर पहला फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, तो ये अगर क्लियर है तो अब जैसे कि एक बार ये कुछ एग्जाम्पल्स देख ले। हाँ, ये रहा सम एग्जाम्पल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखो डी पॉजिटिव का एग्जाम्पल दे दिया है, वैल्यू ऑफ डी एंड 20 30 40 50, समझ में आ रहा है। फिर वैल्यू ऑफ डी नेगेटिव है, जैसे कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो देखिए कैसे लिखा जाता है, 100 75 50 25 0। ये डी क्या है, नेगेटिव है, यानी फर्स्ट टर्म 100 लिया है, फिर उसके बाद हमने -25 किया सेकंड टर्म, फिर -25 किया थर्ड टर्म, फिर -25 फोर्थ टर्म, फिर -25 फिर फिफ्थ टर्म, फिर -25 तो -25 ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद -50 आ जाएगा। इस तरह की सीरीज चलती चली जाएगी। डी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन लिखने की मैंने बताया कि पहली टर्म को ए लिखा, उसमें कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते चले जाओ, तो इस तरह से आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। फिर डी ऐड किया, फिर थर्ड टर्म में फिर एक और डी ऐड किया, फिर फोर्थ टर्म में एक और डी ऐड किया, तो ये सीरीज बन जाएगी। इसी तरह a + n - 1 × d, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा nth टर्म का, जो कि मैंने आपको निकाल के सिखाया है। ठीक है ना। अब देखिए, एक होता है कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, है ना। जैसे मैंने बोला देयर आर 3 टर्म्स इन एपी। अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि एपी के अंदर 3 टर्म्स ही हैं तो वो फाइनाइट एपी हो गई है, मतलब उसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म नहीं है। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हो सकती है 100 50 एंड 0। ये भी एक एपी है 3 टर्म्स की, लेकिन इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो सीरीज चलती चली जाएगी, डॉट 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 लिखा रहेगा। तो ये उस सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होती है ना। अगर मैंने आपसे बोला कि 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म, इन सब का एक जनरल फॉर्मूला लिख दो, यानी n की वैल्यू चेंज करते रहो तो आपको आंसर मिलता रहेगा। तो जैसे कि an nth टर्म इन द सीक्वेंस, अब ये n की वैल्यू चेंज होगी। कोई n की वैल्यू, अगर किसी को सेकंड टर्म का निकालना कि सेकंड टर्म उस एपी की क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या रखेगा, 2 रख देगा। और फर्स्ट टर्म तो आपको आइडेंटिफाई हो ही जाती है एपी के अंदर, या गिवन होती है, दिख जाती है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है। n आपको जो निकालनी है n की वैल्यू, यानी अगर आपको रखना है 11th टर्म तो n की वैल्यू 11 रख दोगे, यहाँ पे भी 11 रख दोगे, तो 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10। और ये d वो कॉमन डिफरेंस है जो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आता है। जैसे मैंने इधर माइनस किया तो d क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रख दोगे तो वो जनरल आपको एक रिजल्ट दे देगा, जनरल फॉर्मूला दे देगा एपी का। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से एपी के सीरीज का फॉर्मूला निकाला जाता है स्टूडेंट। तो आप ये चीज़ अपने अंदर बिल्कुल क्लियर रखो। इसमें एपी का nth टर्म का फॉर्मूले पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी इस पे बन जाती है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो हम इसको देखेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम और बच रहा है तो मैं सोच रहा कि थ्योरी और पढ़ लेते हैं, है ना। ताकि थ्योरी पार्ट अगर हो जाएगा
तो क्वेश्चंस करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा थ्योरेटिकल मूव में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी पढ़ा पढ़ा के आपको बोर करूँ, मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा जाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस इसके अच्छे से अच्छे होते हैं। चलो वैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। तो 11th टर्म निकालनी है एपी की 24, 20, 16। तो इसमें आप नोटिस करो, भूल जाओ कि क्या है सॉल्यूशन, आप खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। इस पहले तो बताओ कि एपी है कि नहीं है। तो एपी है क्योंकि 24 और 20 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। 16 माइनस 20 ये कितना आ रहा है, -4 है। तो दिस इज एन एपी। अब जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना उसका डिफरेंस अगर आपके पास -4 आ रहा है तो वही डी होगा। और फर्स्ट टर्म आपके पास पहले दे रखी है 24। अब आपसे ये पूछ रहा है A11 क्या होगा, 11th टर्म क्या होगा। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, A + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू आपने 11 रखी, A 21st टर्म 24 है, 11 - 1, n की वैल्यू 11 है ना, और d -4 है। तो इसको सॉल्व कर लें आप, तो ये हो जाएगा 24 + 10 इंटू -4। तो ये हो जाएगा आपका 24 - 40 दैट इज इक्वल्स टू -16। यानी इस सीरीज की जो 11 टर्म होगी ना वो -16 आ रही होगी कहीं ना कहीं जाके। तो इस तरह से 11 टर्म निकलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एपी के जो सीरीज है उसका सम का फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर आप नोटिस करें तो एपी के सीरीज का सम का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। देखो, जैसे कि मेरे पास ये सीरीज है, एपी की सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। अब मान लो मुझे आपसे बोलना है कि बेटा इसकी ना 5 टर्म्स का सम निकाल के दिखाओ, यानी सम ऑफ 5 टर्म्स। तो S5 का मतलब क्या हुआ कि 2, 4 + 6 + 8 + 10 इनको ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो टाइम सेव करता है तो हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूले में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि हमारा एपी के जनरल टर्म्स का फॉर्मूला जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें उसके लिए आसानी हो जाती है कि हम उस फॉर्मूले में अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी 30th टर्म क्या होगी, तो आप 30th टर्म निकालने के लिए 30 टर्म्स थोड़ी लिखोगे, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 फिर जाके 38 टर्म निकालोगे, ऐसे थोड़ी करोगे। आपको बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, A30 = A + 30 - 1 इंटू डी, और फिर आपको आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक सम का भी फॉर्मूला होता है, वो कैसे लिखा जाता है, जैसे सम पहली टर्म है सपोज करो A, दूसरी टर्म क्या है A + D, तीसरी टर्म क्या है A + 2D। ठीक है, और चौथी टर्म क्या है A + 3D। ये 4 टर्म हो गई है ना, ये सारी टर्म्स हैं, नोटिस कर रहे हैं। फिर ऐसे करते 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 A + n-1D, ये सपोज करो अब इसकी nth टर्म है, यहां तक एपी गई है। तो अगर आप नोटिस करो कि ये A कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, और ऐसे करते कितनी बार आया होगा, n टाइम्स आया होगा। देखो ना, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये पूरी सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई, और इस तरह करते 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 ये nth टर्म हो गई। तो हर टर्म में A तो आ ही रहा है, A यहाँ पे भी आ 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 रहा है। तो A ऐसे कितनी बार आया होगा, n टाइम्स आया होगा। या फिर अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहो तो एक बार S को रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स का मतलब कि लास्ट टर्म पहले लिख दो, यानी A + n-1D ऐसे लिख दो, और फिर सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, A + n-2 इंटू डी, इसकी लास्ट टर्म, इससे पहले वाली टर्म है। जैसे ये 3D था तो इसमें एक और माइनस कर दोगे, इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी। तो ये n-1D था तो इससे एक और माइनस कर दोगे, इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी। फिर एक और माइनस कर दोगे, इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी, है ना। जैसे ये 3D था तो इस पूरी टर्म में 3 में 1 माइनस करोगे तो थर्ड टर्म, इससे पहले वाली टर्म, फिर 2 में एक और माइनस करोगे तो इससे पहले वाली टर्म, फिर 1 में एक और माइनस करोगे तो फर्स्ट टर्म। इसी तरह अपन रिवर्स ऑर्डर में जब लिखते हैं तो ये लास्ट टर्म को पहले लिखा तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इस n-1 में एक और 1 माइनस करो तो इससे पहले वाली टर्म। फिर इस तरह चलते चले जाओ और फिर लास्ट वाली टर्म ऐसे ये A आ जाएगी, है ना। रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यानी इसको पहले लिखा और इस वाली टर्म को लास्ट में लिखा। अब दोनों को अगर आप एक बार ऐड करते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हो, तो आप देखो ये A + A कितना आ रहा है, 2A आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे नोटिस करो A + D n-1 टाइम्स D, तो इस ब्रैकेट को खोलोगे तो कितना आएगा, ND - D। तो ये -D और +D कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, A + ND। बात समझ रहे हैं। फिर आप नोटिस करें यहाँ पे ये A + 2D है, ये 2D और ये -2D, ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस, ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ND - 2D। बात समझ रहे हैं, ND - 2D। तो ये 2D कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2A
ए प्लस ए, 2a प्लस एन डी, ऐसे समझ रहे हैं आप, इस तरह से आता चला जाएगा। फिर इसी तरह आप नोटिस करें तो ये इस तरह चलता चला जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, यही आएगा। ऐसा करते हैं कि हम यहीं पे ऐसे स्टॉप करते हैं, 30 मिनट्स का हमारा टाइम लिमिट दिया गया है, तो हम इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, इसी चीज़ को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप सम ऑफ टर्म्स को छोड़ सकते हो अभी, हम इसी से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में होपफुली। और अभी तक आपको एपी में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की एपी की वो आप कर सकते हो, उसमें एपी को आइडेंटिफाई करना है कि वो एपी है या नहीं है ना, तो वो आप एक बार ट्राई करें। फर्स्ट एक्सरसाइज के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नोट्स आप मुझे अपने फोटो खींच के अपलोड करें, नोट्स का मतलब यही जो आज हमने पढ़ा है पूरा रिटन वर्क के अंदर आप मुझे सेंड कर दें, चाहें तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज भी सॉल्व करके भेज सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।